सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एहतजाज, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटेस्ट भी कहते हैं, हर जिंदा दिल, हर जी शऊर इंसान की फितरत में शामिल होता है, क्योंकि हर अक्ल रखने वाला शख्स, हर हौसलामंद फ़र्द, हर बहादुर इंसान किसी भी गलत बात की हिमायत कभी नहीं कर सकता, बल्कि उसके खिलाफ एहतजाज करता है खुल के। अगर हम अपनी तारीख देखें तो सबसे अजीम एहतजाज हमें करबला में देखने को मिला। वो ऐसा एहतजाज था जो ना उससे पहले कभी हुआ और ना उसके बाद तारीख में कभी हो सकता है, और ना ही इसकी मिसाल रहती दुनिया में कोई दूसरी हमें कभी मिल सकती है। वो एहतजाज था किसके खिलाफ? निज़ाम के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, बातिल के खिलाफ, और उसमें फतह किसकी हुई? हक की। वो एहतजाज रंग लाया, अजीम शहादतें हुई, खून बहाया गया। इस्लाम को बचाने के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। लेकिन उस एहतजाज ने यजीदियत का तख्ता उलट कर रख दिया। यजीदियत और हुसैनियत के दरमियान वाज़े लकीर खींच दी, हक और बातिल का फ़र्क समझा दिया। ये भी समझा दिया कि जुल्म करने वाले के खिलाफ एहतजाज करना फ़र्ज़ है। इस सारे वाक़ये को बताते हुए मुझे एक शेर याद आया जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर अपने साथ में लाता है एक यजीद, हर दौर को रहेगी ज़रूरत हुसैन की। अच्छा नाज़रीन, अगर हमारे अंदर एहतजाज करने की सलाहियत ही ना हो तो फिर सोचिए, हम खुद को एक ज़िंदा और बाशऊर कौम कभी नहीं कह सकते। क्या आप कह सकते हैं कि आप एक बाशऊर कौम हैं? मैं ये तमाम बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की सियासत ने, हमारे मुल्क पर हुकूमत करने वालों ने जैसे लफ्ज़ जमहूरियत की तारीफ़ या फिर तशरीह कह लें और शक्ल सब बदल डाला, वैसे ही इस लफ्ज़ एहतजाज की तारीफ़, तशरीह, शक्ल और हुलिया भी बिगाड़ दिया। जैसे हम पर हुकूमत करने वालों ने हमें जमहूरियत के नाम पर खुलकर बेवकूफ़ बनाया, मिसाक़े जमहूरियत करके आवाम से कहा कि अब सारी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। मिसाक़े जमहूरियत के बाद 2 सियासी जमातों की क़ियादत नंबर 1 यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने इक़्तिदार के मज़े लूटे। अच्छा, 5-5 साल बारियाँ लीं, फ्रेंडली अपोजिशन की खुल के, लाजवाल और बेमिसाल कर्जे लिए, जायदादें बनाई। लेकिन जैसे ही मिसाक़े जमहूरियत करने वाली 2 सियासी जमातों ने देखा कि 10 साल बाद, एक डेकेड के बाद, एक नई पार्टी तहरीक इंसाफ की शक्ल में अवाम में मकबूल हो रही है और इतनी मकबूल हुई कि हुकूमत ही बना बैठी, तो आज ये दोनों सियासी जमातें जिनकी क़ियादत नंबर 1 जेल में है और 2 नंबर क़ियादत, मेरा मतलब है क़ियादत नंबर 2 बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ आपस में खुलकर मुलाकातें कर रहे हैं। और आज इस सियासत में मौजूदा मजलूम एक तरीन शख्सियत है, मजलूम तरीन शख्सियत, आप लोग अग्री करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना मजलूम, उनकी क़ियादत में APC का इजलास भी बुला लिया और अब एहतजाज की बातें ज़ोर पकड़ रही हैं। इस पर भी हम आगे चलकर खुलकर बात करते हैं, लेकिन पहले हम अपने माजी पर एक नज़र डालते हैं। माजी में कौम ने ऐसे कई एहतजाज देखे जिनके दौरान होने वाला तशद्दुद या फिर हम कह सकते हैं अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम तारीख के सफ़ात पर आज भी मौजूद है। मगर मेरा सवाल, क्या ये एहतजाज नतीजा खेज़ साबित हुए? क्या उन एहतजाजों के बाद तब्दीली सिर्फ अवामी दबाव के बलबूते पर आई और उनकी जो मुल्क की सियासत है उस पर कोई असरात भी मुरतब हुए? क्या में पाकिस्तान के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान की, अब आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि क्या में पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है उसका पहला लॉन्ग मार्च 1958 यानी 1958 में किया गया था। खान अब्दुल कयूम खान ने ये तहरीक जो है सिकंदर मिर्ज़ा के हुकूमती दौर में चलाई थी और उस एहतजाजी तहरीक के नतीजे में आपको पता है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार अयूब खान साहब के हाथ में चला गया था और पाकिस्तान में पहली, जिसको हम कहते हैं कि फ़ौजी हुकूमत राइज हो गई, तो वो हो गई। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख की दूसरी एहतजाजी तहरीक के नतीजे में क्या हुआ कि मुल्क में फ़ौजी हुकूमत आई। 1968 यानी 1968 में अयूब खान के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चली।
अच्छा, उस बार भी पाकिस्तानी इक़्तिदार जो है वो फ़ौज के हाथों में चला गया और जनरल याहिया खान ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया। पाकिस्तान की तारीख में अब तीसरे एहतजाज की जाने में चलती है कि तीसरी मरतबा जमहूरी दौरे हुकूमत में एहतजाजी तहरीक और लॉन्ग मार्च किया गया था। उस वक्त मुल्क की जो बागडोर है पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में थी और इस तरह 1977 यानी 1977 में मुल्क का इक़्तिदार एक बार फिर फ़ौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने संभाल लिया। अच्छा, फ़ौजी दौरे हुकूमत के दौरान अगर मैं बात करूं तो जमहूरियत की जो बहाली है इसके लिए MRD की तहरीक भी चलाई गई। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि 1985 यानी 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो को बग़ैर सियासी इंतखाब के मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर। सालों बाद 16 नवंबर 1992 में अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने 1990 के आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम लगाते हुए एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उस तहरीक की वजह से मरहूम सदर गुलाम इसहाक़ खान नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को तहलील करने पर मजबूर हो गए। आगे चलते हैं जी। 16 जुलाई की तारीख और 1993 सन, उसमें क्या हुआ जी, बेनज़ीर भुट्टो ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च किया और उस मरतबा उन्हें इस्लामाबाद ब्लॉक मिला। ये जो नाजुक सूरत हाल मैं आपको बता रही हूँ नाजरीन, यकीनी तौर पर नाजुक सूरत हाल उस वक्त काबू आई जब उस वक्त के फ़ौजी सरबराह जनरल वहीद काकड़ ने सदर इसहाक़ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया। अच्छा जी, आखिरी बड़े एहतजाज की हम बात करते हैं। आखिरी अब तक का जो आखिरी बड़ा मार्च पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने 14 अगस्त को किया था, जिसका मकसद क्या था जी कि 2013 के जो इंतखाबात है उसकी शफाफ तहकीकात का क़याम और सानेहा मॉडल टाउन के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करना था। लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च का आखिरी पड़ाव जो था वो डी चौक था। उस मार्च में आपको याद होगा, वो मार्च काफ़ी लोगों को याद होगा, उस मार्च में लाखों लोगों ने शिरकत की। और अगर मैं कह दूं कि ये वो एहतजाज था जिसने पाकिस्तान की हालिया तारीख का, अगर मैं कह दूं कि आखिरी बड़ा और तवील मुद्दती एहतजाज साबित हो तो गलत नहीं होगा, जो कि 126 दिन पर मुश्तमिल था और जारी रहा। और सानिया APS आपको याद होगा, जिसके बाद वो एहतजाज इख्तिताम पजीर हो गया। अच्छा नाज़रीन, एहतजाज करता कौन है? मेरा आपसे सवाल है। एहतजाज करता वही फ़र्द है जिसमें बातिल के खिलाफ लड़ने का हौसला हो। एहतजाज वही कौम करती है जो कौम जिंदा कौम होती है। लेकिन जैसा मैंने को पहले भी कहा कि हमारी बदकिस्मती कह लें कि बदकिस्मती हमारी रही है कि इस कौम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया और खुल कर बेवकूफ़ बनाया गया। 10 साल जमहूरियत के नाम पर और अब एक बार फिर एहतजाज के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। अगर 10 साल मिसाक़े जमहूरियत करने वालों ने हकीकी तौर पर मुल्क में जमहूरियत राइज कर दी होती तो सोचें तो ना आज इस मुल्क पर इतना कर्जा होता, ना कौम बदहाली का शिकार होती, ना महंगाई का तूफान खड़ा होता, ना पाकिस्तान को IMF के पास इस तरह जाना पड़ता और ना ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होता, बल्कि पाकिस्तान क्या होता है, FATF का मेंबर होता। जमहूरियत किसी भी कामयाब रियासत के लिए सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत कह दूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमारे मुल्क की जमहूरियत है क्या? नाम नेहाद जमहूरियत के 10 साल, PIA बदहाल, स्टील मिल बर्बाद, हर सरकारी इदारा ज़बूहाली का शिकार, खसारे आसमानों पर, कर्जे आसमानों पर, गर्दिशी कर्जे बैरूनी कर्जों से भी ज़्यादा, और फिर कहते हो कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। भाई इंतकाम अवाम से क्यों लेते रहे? अवाम से क्यों लेते हो? अब बात करते हो एहतजाज की। जैसे जमहूरियत का चेहरा बिगाड़ दिया, वैसे ही एहतजाज जैसे मोतबर लफ्ज़ की शक्ल ख़राब करने के भी दर पे हो गए। मिसाक़े जमहूरियत करने वालों के एहतजाज क्या थे? इनके एहतजाज से अवाम का फ़ायदा क्या हुआ? इनके इक़्तिदार में अवाम का क्या फ़ायदा हुआ? मुल्क में आने वाली हर हुकूमत ने करप्शन के खात्मे का वादा किया। जलसे जुलूसों में करप्शन जैसे मूजी मरज़ पर लंबी लंबी तकरीरें की और अपने हक में नारे लगवाए और भोली भाली अवाम से जिंदाबादें वसूल की, मगर करप्शन के नासूर को ख़त्म करने के बजाय खुद करप्शन में मुलविस पाए गए। जिन हाथों ने मुल्क की मईशत को सहारा देना था, वही हाथ हमेशा पाकिस्तान में मईशत की गर्दन को दबोचते हुए पाए गए।
सब ने अपने अपने दौरे इक़्तिदार में अवाम से, मुल्क को करप्शन से छुटकारा दिलाने के वादे किए, मगर अपने दौरे इक़्तिदार में अपने प्यारों को नवाजा, जी भर के नवाजा, और कोई भी हुक्मरान कानून के शिकंजे में आ नहीं सका। इनके जमहूरियत का हाल ये था नाजरीन कि कभी इनके सबसे करीबी दोस्त अचानक दुश्मन बन जाते और जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाते, और फिर अचानक ही वो लोग जो जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होते थे वही रफ़ीक बन जाते। जो कल तक मिसाके जमहूरियत की बात कर रहे थे उन्होंने ही जमहूरी रिवायात की सबसे ज़्यादा पामाली की। आज वही एहतजाज की बात करते हैं। नवाज शरीफ ने कई बार एहतजाज किया था। पहले उनका एहतजाज किसके खिलाफ था, ये ज़रा पहले क्लिप में मुलाहिज़ा कीजिए। और नाज़रीन, ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। तब नवाज शरीफ ने एहतजाज के नाम पर अवाम को भड़काया था, खुलकर भड़काया, और अपने मौजूदा हलीफ यानी मौजूदा दोस्तों के खिलाफ, क्योंकि माजी में नवाज शरीफ साहब का मुफाद जुड़ा था किससे, बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दारे वतन डिक्लेयर करने से। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने अवाम को मजबूर किया कि बाहर निकलो, इनका तख्ता उलट दो। और दूसरी बार नवाज शरीफ ने एहतजाज किया, कैसे, ज़रा देखिए। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ साहब ने एहतजाज किया, आवाम को भड़काया, फिर ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और नवाज शरीफ अपने साथियों समेत इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर हमला आवर हो गए, जो तारीख की किताब का स्याह तरीन बाब है। जज साहिबान को मजबूरन भागना पड़ा, छुपना पड़ा। मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा नवाज शरीफ साहब के एहतजाज, या कहते हैं कि गुंडागर्दी की नज़र हो गया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब के एहतजाज का सिलसिला रुका नहीं, सिलसिला जारी रहा। एक एहतजाज उन्होंने दोबारा किया, वो माजी के एहतजाज के बिल्कुल अगर कहते उलट था, बिल्कुल उलट था। और उस बार वो सामने आए अदालत के मुहाफिज की सूरत में और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तड़ी लगाते हुए क्या कहा था, रज़ा ज़रा क्लिप चलाइए। हैरान कि ये भी वही नवाज शरीफ है जिसने 1997 में अदालत उज़्मा पर हमला किया था, और कुछ साल बाद नवाज शरीफ अदालतों का इतना सख्त हामी के मुखालिफिन को ललकार रहा है। नवाज शरीफ साहब ने इस बार भी एहतजाज किया और अदालत के मुहाफिज बन गए। फिर नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार मिला, उन्होंने हुकूमत की, और इसी हुकूमत में पनामा स्कैंडल आया, मुकदमा अदालत उज़्मा में चला और वो नाअहल हो गए। और इस बार नवाज शरीफ साहब ने एहतजाज का फैसला किया, और उस बार भी माजी के एहतजाज के बिल्कुल मुख्तलिफ था। ज़रा देखिए। बस ही नाज़रीन, आपके भी शायद वो तासुरात होंगे जो मेरे ये सुनकर हो रहे हैं कि क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। अवाम फिर हैरान, लोग परेशान। ये कैसा एहतजाज है, ये कौन सी एहतजाज की इक़साम है। कभी अदालत पर हमला, कभी अदालत के मुखालिफिन पर हमला। ये माजरा आखिर है क्या? तो मालूम ही हुआ, भले बहुत देर से मालूम हुआ, लेकिन मालूम हुआ कि ये तो एहतजाज है ही नहीं, ये तो मनसूबाबंदी है, या कह लें कि ये तो गुंडागर्दी है, ये तो धमकियां हैं, ये तो खुलेआम तड़ियां हैं, ये तो मुफाद परस्ती है, ये तो नजरिया ज़रूरत है। और आज भी एक नाम नहाद एहतजाज की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। 2 नंबर क़यादत, मेरा मतलब क़यादत नंबर 2, यानी बिलावल ज़रदारी और मरियम नवाज़, एक ऐसी सियासी शख्सियत के साथ जो जंग लड़ रहा है अपने घर की, अपने आशियाने की, मिनिस्टर इनकलेव की। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हर सुबह मरियम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर पूछते हैं कि हुकूमत बच्चों कब गिरानी है। अगर इतनी जिद्दोजहद यकीन जाने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कश्मीर के लिए की होती तो शायद कश्मीर आज़ाद हो ही जाता, जितनी जिद्दोजहद वो मिनिस्टर इनकलेव की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, इनके साथ मिलकर बिलावल ज़रदारी साहब, मरियम नवाज़ साहिबा एहतजाज की तैयारियाँ कर रहे हैं। मरियम और बिलावल की सियासी जोड़ी को देख कर, इनकी मोहब्बतें देखकर दिल ये चाह रहा है कि इस मोहब्बत की एक झलक आपको दिखाई जाए। ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। नवाज़ साहिबा सही कह रही है ना नाजरीन, बिल्कुल सही कह रही है, झूठ बोल सकती भला। ये भी एक एहतजाज था जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही थी गैर जमहूरी लोगों के खिलाफ। ये एक ऐसा एहतजाज था यकीन जाने जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी कि इमरान खान और जरदारी भाई भाई साथ हैं, एक हैं, और यही नवाज शरीफ के नज़रिए की जीत है। और कब ये जीत शिकस्त में तब्दील हुई, ना मरियम नवाज़ को अंदाज़ा हुआ, ना उनके अब्बाजी नवाज शरीफ साहब को। असल में बात ये थी कि शिकस्त नज़रिए की नहीं हुई थी, क्योंकि नज़रिया ही तब्दील हो गया था। अच्छा नाज़रीन, आज जो हाल हमारे मुल्क का हुआ, इसमें बड़ा किरदार मिसाके जमहूरियत का है, और यही लोग जिन्होंने मिसाके जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को तबाह किया, ये अब
खुद को बचाने के लिए जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करते हुए, अवाम का नाम इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने की बातें कर रहे हैं, जबकि ये लोग दूर दूर तक, यकीन जानिए, ये लफ्ज़ जो एहतजाज है ना, इसकी अहमियत से भी वाकिफ़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिंध हर लिहाज से करप्ट तरीन सूबा है, जिसका हर महकमा, हर शोबा करप्ट है। बदकिस्मती से वहाँ अवाम के लिए कुछ है ही नहीं और सूबाई बजट का 1 रुपया भी अवाम पर खर्च नहीं होता है। लाड़काना में HIV की सूरत हाल आपके सामने, देखते ही देखते पूरा लाड़काना HIV पॉजिटिव हो जाएगा। सक्कर शहर में बिजली है, ना ही पानी है, और शहरियों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, और ये गर्म तरीन शहर है। शहर की ऐसी तैसी कर दी गई। गर्म शहरों में कसीर मंजिला इमारतें नहीं बन सकती। वहाँ के मेयर साहब जो कसीर मंजिला इमारतें हैं गिराते आखिर क्यों नहीं है? और एहतजाज कौन कर रहा है? बिलावल जरदारी साहब। बिलावल साहब, इक़्तिदार में आप हैं, सिंध के हाकिम आप हैं, सिंध की हालत तो बदली नहीं गई। एहतजाज किसके लिए कर रहे हैं बिलावल साहब? अवाम के लिए? आर यू श्योर? यकीन आप वो है कि आप अवाम के लिए करें? सिंध में क्या सिर्फ भुट्टो, जहाँ अवाम नहीं है, वहाँ लोग नहीं रहते? अगर ये सिंध के लोग जिन पर तुम 10 साल से हुक्मरानी कर रहे हो ये एहतजाज करने पर आ गए ना, तो सोचा है कि क्या होगा? सोचा है कभी एहतजाज किसके लिए कर रहे हो? कभी अपने सूबे पर ही नजर डाल लो, जिस अवाम का नाम लेकर तुम लोग एहतजाज की बातें करते हो, उस अवाम का तुम लोग के सूबे सिंध में क्या हाल है, ये जरा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। अच्छा नाज़रीन, बिलावल साहब एहतजाज कर रहे हैं किसके लिए? हम लोगों के लिए कह रहे हैं तो हम यकीन कर लेते हैं। बिलावल साहब रोना रो रहे हैं हम लोगों के लिए, अवाम के लिए, आपके लिए। और ये है इनका सिंध, ये है इनके सिंध का हाल, जिस पानी पर सिंध हुकूमत ने 104 अरब रुपए खर्च कर दिए, उसी पानी की किल्लत से सिंध में बच्चे मर रहे हैं। ये था इन लोगों का मिसाके जमहूरियत। और अब ये लोग करने जा रहे हैं एहतजाज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, अवाम के लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिंध में तालीम का मयार भी बहुत आला है। जाहिर सी बात है ना कि PPP 10 साल से सिंध के अवाम पर हुकूमत करे और अवाम की इतनी फिक्र इनको खाए चले जा रही है। PPP को अवाम का बहुत दर्द है। सिंध में तालीम का हाल क्या होगा, ज़रा ये भी सुन लीजिए। कर रहे हैं एहतजाज मेरे लिए, आपके लिए, ये लोग कर रहे हैं एहतजाज अवाम के लिए, ये लोग कर रहे हैं एहतजाज जमहूरियत को बचाने के लिए। इन लोगों के मुताबिक मौजूदा हुकूमत नाअहल है और बिलावल साहब के सिंध के 11 साल बेहतरीन है, आइडियल है। ये लोग कर रहे हैं एहतजाज मेरे और आपके मुस्तकबिल के लिए, जिन्होंने सिंध का मुस्तकबिल तारीख करके रख दिया। अच्छा नाज़रीन, अब की बार जैसे आपने इन तमाम अफराद को इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया था, इसी तरह अब इनके मिसाक के जमहूरियत को मुस्तरद कर दें और इनके नाम निहाद एहतजाज को भी। एहतजाज तो वो करते हैं जो जुल्म का शिकार होते हैं। जुल्म करने वाला एहतजाज करे तो क्या ये अजीब सी बात नहीं लगती? बिलावल साहब को एहतजाज नहीं, जहाद करना चाहिए था। 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं ना सिंध में, जहाद करते, गुर्बत के खिलाफ जहाद करते, बीमारियों के खिलाफ, भूख के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला था 3 बार, जहाद करते करप्शन के खिलाफ, लसानियत के खिलाफ, फिरका वारियत के खिलाफ, बैरूनी साजिशों के खिलाफ, मुल्क में गुर्बत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, जनूबी पंजाब के मसाइल के खिलाफ, फाटा के मसाइल के खिलाफ, वजीरिस्तान में मौजूद एहसास महरूमियों के खिलाफ, बलोचिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ। ये तमाम अफराद एहतजाज नहीं, जहाद करने की पोजीशन में थे। अल्लाह ने इनको बार बार मौका दिया, लेकिन इन्होंने ताकत रखते हुए भी जहाद ना किया। तो अब क्या एहतजाज करेंगे ये लोग? एहतजाज करते हैं मजलूम, एहतजाज करते हैं वो लोग जो जुल्म का शिकार होते हैं। कभी जालिम को, हाकिम को एहतजाज करते देखा? ये तो अब भी सिंध के हाकिम है। ये किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? मरियम नवाज के वालिद, चचा तो 30 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहे, ये किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? एहतजाज करना बहादुरों का काम है, एहतजाज करना दिलेरों का काम है। एहतजाज करना उनका काम नहीं है जो मुल्क के से फरार हो जाते हैं मौका जानते हुए। एहतजाज करना उनका काम नहीं होता जो वक्त के साथ अपने नजरियात बदल लेते हैं, आइडियाज बदल लेते हैं। अब बस इन लोगों से मैं यही कहूंगी कि बंद करो सब कुछ, ऐसे नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे इक़्तिदार क्या छीना,
कुर्सी क्या छिनी, वो तो बेचैन हो गए हैं, बल्कि कहते हैं कि बिल्कुल बावले हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। उनको बेचैनी खाए चली जा रही है, रातों की नींदें उड़ चुकी हैं कि हाय इक़्तिदार के मज़े ये हमसे छिन गए। यानी उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि वो इक़्तिदार में नहीं है, कुर्सियाँ उनके पास नहीं हैं जहाँ से वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी ले सकते हैं। और वो फ़ायदे हैं जो उनकी करतूतें, जिनकी वजह से कुछ लोग जेलों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग तहकीकात भुगत रहे हैं, तफ्तीश उनकी हो रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा की तरह हम देखते हैं कि कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर फ़ायदे लेना जानते हैं। और माजरत के साथ कहूँगी, इनमें एक मौलाना फजलुर रहमान साहब करेक्टर हैं, जिनको बेसिकली नाम के साथ मौलाना है, एहतराम करते हैं ना, इस नाम का मौलाना बहुत बड़ा नाम है और यकीनी तौर पे हम एहतराम करते हैं। मौलाना नाम के साथ आता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बेसिकली इस्लाम की फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, इस्लाम से ज़्यादा उनको इस्लामाबाद की फ़िक्र है, शहर इक़्तिदार की फ़िक्र है। क्या मैं गलत कह रही हूँ नाज़रीन? आप में से बहुत से लोग मेरी बात को सेकंड करेंगे, अग्री करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि अभी भी अपने एजेंडे के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किसको किया जा रहा है? ये जो कंधा है, किसका कंधा? आपका कंधा। बेचारी अवाम, मासूम अवाम, भोली भाली अवाम के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने सालों से ये बेचारी अवाम, ये मासूम अवाम, ये गुर्बत में पिसी अवाम, गुर्बत में पिसी, महंगाई में पिसी अवाम, एहसास महरूमियों का शिकार अवाम, ये तमाम चीज़ें जो कि अब मरियम नवाज साहिबा आती हैं, बिलावल साहब आते हैं बताने के लिए कि अरे बेचारी अवाम, गुर्बत में पिसी अवाम, महंगाई में पिसी अवाम, एहसास महरूमी, बेचारी अवाम जिसको हर चीज़ से हमने महरूम रखा हुआ था, अब ये हम लगाना भूल जाते हैं। किसने रखा हुआ था? इन्होंने। अब ये सारा मलबा गिराते हैं उन लोगों पे जिनको आए हुए साल भी नहीं हुआ, सारा मलबा उन पे गिरा के खुद ये आप लोगों की पार्टी में शामिल हो गए, यानी अवाम की पार्टी में। समझ रहे हैं? यानी इन्होंने अपने आप को आपकी सफ में खड़ा कर दिया, अवाम की सफ में खड़ा कर दिया। जो जुल्म सितम के पहाड़ थे, इनके ऊपर भी कोई तोड़ रहा था। ये खुद हुक्मरान नहीं थे, ये हाकिम वक्त नहीं थे, ये जालिम हुक्मरान नहीं थे जो अपनी जेबें भर रहे थे और आपको कुछ नहीं दे रहे थे। सोचें ज़रा, इतने साजिशी दिमाग भी हो सकते हैं, सोचें ज़रा। और अब मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब ये कहा जाता है कि हम इस असम्बली के अंदर अवाम के लिए बात करेंगे, असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर अवाम के लिए बात करेंगे, अवाम के एहसास महरूमी को दूर करेंगे। बिलावल साहब ने गुफ्तगू की, लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात पर हो रही है कि बिलावल साहब आप वाकई पार्लियामेंट में अवाम के लिए बात करेंगे, फिर यहाँ पे अवाम के लिए बात क्यों नहीं करें? यहाँ तो किसी और के लिए बात करें। ज़रा क्लिप चलेगा और नाज़रीन में ज़रा देखें कि किसके लिए बात कर रहे हैं। अब देखें जी, बिलावल साहब पहली बात तो कि अवाम के बारे में बात नहीं करे। यकीन जानिए नाजरीन, तकलीफ़ होती है कि ये लोग आप लोगों के पैसों से यहाँ रह के बैठे हुए, मुंतखब हुए हैं, वहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए कानून साजी करने के लिए, बल्कि हमारे लिए, हम सब के लिए, हम अवाम हैं, हम सियासतदान नहीं हैं, ये हमारे लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वहाँ पे बैठ के ये अपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बातें करते हैं, ये कहते रहते हैं कि इसको आने दिया जाए, उसको आने दिया जाए। जिनकी आप बात कर रहे हैं, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर की, आपको पता है कि वो कितने कसूरवार हैं? करते क्या रहे? रियासत मुखालिफ मुहिम अललान चला रहे हैं, वो अललान चला रहे थे। आपको ये बात पता है बिलावल साहब, या मैं आपको बार बार बताऊं, हर रोज एक सेगमेंट करके बताऊं कि आप उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए, उनको असेंबली में लाने के लिए मारे चले जा रहे हैं, मरे चले जा रहे हैं कि किसी तरह उनको ले, इतने बेचैन हो रहे हैं, आप इतना मिस कर रहे हैं उनको। मुझे बताइएगा कि आप ये कहते हैं खतरनाक, डेंजरस, ये वर्ड्स आप यूज़ करें जो रियासत मुखालिफ नारे लगवाएं, जो रियासत मुखालिफ एजेंडे पे काम करें, किसी और के हाथों में खेलें, इस तरह के लोग डेंजरस नहीं, खतरनाक नहीं, हमारी फौज को गंदा करना चाहते हैं वो साजिशों के तहत, और करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी हुई है, वरना ऐसे लोग दूसरों के एजेंडे पे काम करके अंदर बैठ के नाग बने हुए हैं, सांप बने हुए, जिनके लिए आप यहाँ पे बात करें, फ्लोर पे खड़े होकर बात करें। कभी आपने उनको फ़ोन करके समझाया? कभी आपने उनको कॉल करके बताया? अभी आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे, आप उनको कभी रिक्वेस्ट करें ना कि बस करो, रियासत के खिलाफ मुहिम चलाना, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके उनके किसी अमल की, उनके किसी लफ्ज़ की, जो लफ्ज़ों के बाहर नश्तर बरसाते हैं पाक फौज पर, रियासत पाकिस्तान पर, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान के बाहर भी बहुत इज्जत है। आपने कभी इसी फ्लोर पे खड़े होके मजम्मत की उनकी कि वो गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, या उनकी रिक्वेस्ट की हो कि बस करो, ऐसे नहीं चलेगा? नहीं किया आप लोगों ने। आपको, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग आखिर उस एजेंडे को क्या सेकंड कर रहे हैं। मैं तो फिर इसी तरह सवाल करूंगी ना बिलावल साहब कि अगर
आपको उनका गलत काम गलत लग ही नहीं रहा, उल्टा आप उनकी मोहब्बत में मरे चले जा रहे हैं और उनको मिस कर रहे हैं। याद करें, और क्या इसकी मैं एंगलिंग करूं, क्या आप मिस कर रहे हैं ना फ्लोर पे, यू वॉन्ट देम टू बी देयर, आप चाहते हैं कि वहां पर। तो मुझे से सिंपल ये बता दें, क्या आप उनकी राय से अग्रीड हैं? आप सेकंड करते हैं उनकी राय को, यानी जो वो कर रहे हैं आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही करें? आपको तो ये भी यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने हमला कर दिया, आपको ये भी नहीं कह रहे हमला किस पे नाजरीन? जो हमारी हिफाजत करते हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ हमारी हिफाजत करने का, सरहदों पर हमारी हिफाजत जो करते हैं उन पर ये लोग हमले करते, फिर उनकी वकालत करें फ्लोर पे खड़े होके। ये बिलावल जरदारी साहब, क्या कहूं मैं आपसे बिलावल साहब। अगला क्लिप है हमारे पास मियां जावेद लतीफ का, जरा वो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। ये जो मियां जावेद लतीफ साहब है ना, ये तो मेरे ख्याल से ज़ाती हमलों करने में एक्सपर्ट है। जो ज़ाती हमले किए जाते हैं, ताबड़तोड़ हमले, किसी की ज़ातियत पर कैसे अटैक करना है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो इनके ताहयात कायदर जेल में बैठे ना, जो नाअहली की मिराज पर पहुंच चुके हैं, ये जावेद लतीफ़ साहब जो है ना, ये इसी तरह गैर इखलाकियत की मिराज पर जा पहुंचे। किसी को जाती हमले करवाने का शौक है, इनसे रब्ता करें जावेद लतीफ़ साहब। और मैं याद करवाती चलूँ, ये वही जावेद लतीफ़ साहब है जिनके पीछे दौड़े थे मुराद सईद साहब इनको मारने के लिए, आपको याद है? और कर क्या रहे थे? जाती हमले कर रहे थे। और अगर किसी ने जाती हमले करवाने, इन भाई साहब से रब्ता करें। आजकल वैसे ही लोग फारिग हैं, इनको समझ नहीं आती, और फरागत की वजह से तो कहते हैं ना कि खाली जहन शैतान का घर होता है। फरागत की वजह से इस तरह की बातें करते हैं बहकी बहकी कि बंदा पूछने पे मजबूर होता है कि नींद पूरी हुई थी, कुछ स्लीपिंग पिल्स खाई हुई हैं, क्या मसला है, क्या आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है, चल क्या रहा है दिमाग में, किस बात का गुस्सा निकालते हैं। दूसरी बात ये कर रहे थे जी, जो बंदा अपने कायद के लिए, तहायत कायद के लिए मरे चले जा रहे हैं। जारी पता मोहब्बत है, कायद से तो मोहब्बत होगी, लेकिन कायद गलत हो तो मान लेना, जुर्म साबित हो तो जेल में गए हैं ना। अगर जुर्म साबित ना होता तो जेल में ही ना होते, मुलजिम होते, मुजरिम ना होते। आप मुझे बताएं कि वो जुर्म साबित होने पे मुजरिम जेल में सजा काट रहा है। आपने कभी तब मशवरे दिए थे जब वो कहते थे लहरा के ये हैं वो जराए? आप बताते ना मियाँ साहब है, जराए सिर्फ लहराने नहीं है, ऐ तो साबित करन पहन के कोर्ट से, आप कोर्ट में जाएंगे आपको साबित करने पड़ेंगे। तब कोई मशवरे नहीं दिए। अब आते हैं उनकी मोहब्बत में मरे चले जाते हैं, बातें करते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, ये सब लोग मिट्टी झाड़ते हैं। यकीन जाने ये शायद नवाज शरीफ के साथ भी मुखलिस नहीं है। इतने मुखलिस होते ना, जब उनको कहा गया था आए यहाँ पे जम्मे गफीर आपको रिसीव करेगा, जब आए नवाज शरीफ तो दूर दूर तक जम्मे गफीर क्या कोई नजर ही नहीं आ रहा था। भाई साहब भी एयरपोर्ट तक ना पहुंच सके, और बाद में मलबा गिरा दिया, हमेशा की तरह दूध में से बाल की तरह निकल गए। मलबा गिरा दिया, हम फलां रुकावटों की वजह से ना पहुंच सके, फलां की वजह से ना पहुंच सके। नियत हो ना, कोई रुकावट मैटर नहीं करती, पहुंच जाते आप लोग। ऐसी मिसालें हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के बारे से बात करते हैं कि उनके बारे में, मुकदमात के बारे से, उनके बारे में जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात करते कहते हैं वो वज़ीर आज़म कैसे बन गए। मुझे ये बता दें कि इमरान खान साहब जो हैं, क्या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे जब उन्होंने तमाम चीज़ें बनाई जो भी उनके पास है? क्या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे? अब वो वज़ीर आज़म है। हाँ, अब 5 साल के बाद, इन 5 साल में अगर वो हुकूमत करते हैं, अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, टेन्योर पूरा करते हैं, अब अगर वो कुछ जो कुछ बनाएंगे ना, हम पूछेंगे 5 साल बाद, खान साहब वज़ीर आज़म थे, ये सब कुछ कहाँ से आया, कैसे बनाया? हमारे पैसों में से तो नहीं बनाया। लेकिन जो बंदा 22 साल स्ट्रगल करता रहा, अब भी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहता, अपने बिजली के बिल तक वो बंदा खुद देता है, उसको बात करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग वो लोग जो 2-2 जेबें भरते चले गए, आप लोगों के पास तो काम करने वालों ने इतने फ़ायदे लिए, आप लोगों के ड्राइवर, आप लोगों के कुक, खानसामा, दर्जी, आप लोगों के बाल काटने वाले, उन लोगों ने इतने फ़ायदे लिए, आप लोगों के मेकअप करने वालों ने इतने फ़ायदे लिए आप लोगों से। आप लोग बात किस मुंह से करते हैं? फिर आप जन्नात की बात करते हैं, कभी जन्नात आपको नज़र आते हैं कहीं जाते हुए, कभी आपको खुलाई मखलूकें नज़र आती हैं। ये छोटी बातें हैं। जब किसी की नीयत अच्छी होती है, यकीन जानिए, तो गैबी मदद आती है। अब इसकी गहराई में रहकर डिक्शनरी में सोचेगा गैबी मदद होती क्या है। अब इसके नेगेटिव मायने निकालने चल पड़ेंगे ये कुछ नेगेटिव ज़हन के लोग। अच्छा जी, अगला क्लिप ज़रा मुलाहिजा कीजिए। नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान, अबाउजदाद का पाकिस्तान, आपके मुँह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो कायदे आज़म की बात अगर हम कर लें, हमारे बाउजदाद की बात करें, जिन्होंने अनथक मिन्नत की पाकिस्तान के लिए, कायदे आज़म क्या कहते थे? काम काम काम। वहाँ पर उनकी जो बहन है ना, वो कौमी खजाने से एक कुर्सी या मेज़ तक नहीं ले सकती थी। पता है आपको ये बात? और यहाँ पे पता नहीं इतनी इतनी जायदादें कैसे बन गई। गरीब बेचारी आवाम के अमीर तरीन हुक्मरान, जिनकी 5 जो उंगलियां हैं वो घी में। दूसरी बात, कायदे आज़म की बातें करते हैं, बाउजदाद की बातें करते हैं। आज मैं आपको ऐसा जवाब दूंगी, आइंदा आप बात नहीं करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इस टॉपिक पर। आप मुझे बताएं, कायदे आज़म ने तो अपनी बीमारी तक छुपा ली। वो बीमार थे, उन्होंने लोगों को ना बताया कि मैं बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि लोग उनसे मोहब्बत करते थे, वो भी लीडर थे ना। और आप लोग क्या है, चौथा हिस्सा भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है, वो बहुत
बहुत बड़े लीडर हैं जिनका नाम आज तक जिंदा हो, जावेद है, उनसे लोग मोहब्बत करते थे। किसी को पता चलता था ना बीमार हैं तो लोग उनको काम ना करने देते, लेकिन उन्होंने इसलिए छुपाया कि किसी को ना पता चले कि मैं बीमार हूं, ताकि मुझे काम करने से आखिरी वक्त तक कोई ना रोक सके। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करते थे। जिन आबा अजदाद की आप लोग मिसालें देते, आप लोग तो कोरम पूरा नहीं करते। हम देखते हैं कि असेंबलियों के कोरम नहीं पूरे होते। सब प्रेप क्लास के, नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं, नर्सरी क्लास के, जिनकी माएँ उठाती रह जाती हैं, बच्चे कहते हैं नहीं स्कूल जाने को दिल नहीं चाह रहा। आप लोग बाउजदाद से कंपैरिजन करेंगे, आपके मुंह से नाम अच्छे नहीं लगते, यकीन करें। और दूसरी बात, जो बंदा अपनी बीमारी छुपाता रहे इस पाकिस्तान के लिए, तुम लोग को तो बीमारियां घेरती हैं, छींक आए, नजला है, जुकाम आए, यूरिक एसिड बढ़े, घुटने में दर्द हो जाए, नाखून में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तुम लोग टिकट कटवाते हो, बाहर चले जाते हो। जुडिशरी बीमारी है जिसके मरीज हो तुम में से बहुत सारे लोग, इसलिए आइंदा आबा अजदाद की बात तो बिल्कुल ना करना। और दूसरी बात, नया पाकिस्तान, ये वही पाकिस्तान है जो कि कायदे आज़म का पाकिस्तान था, जिसको तुम लोगों ने ना जाने क्या बना दिया। नीयत अच्छी नहीं थी। ये बेसिकली पुराना पाकिस्तान है, कायदे आज़म की आइडियोलॉजी का पाकिस्तान है, जो आई विश के बन जाए। अगर आप जैसे लोग टाइम वेस्ट ना करें तो शायद बन जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।